वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ बंधु जो निरंतर टिप्पणी लिख रहे हैं मेरे वीडियो पर कि 24 जून को दिशा सालियान के केस में क्या हुआ और अब आगे क्या होगा, अगली तारीख क्या होगी और कब तक हम ये न्याय प्राप्त करेंगे, बात को लेकर के स्वाभाविक रूप से मैं सहज रूप से लेता हूँ। क्योंकि चैनल है तो प्रत्येक विषय पर जो राष्ट्र के, सनातन धर्म के और वैश्विक परिदृश्य पर ज़रूरी होता है, उन विषयों पर मैं वीडियो निरंतर डालते ही रहता हूँ। दिन के कम से कम एक और सामान्यतः 2 वीडियो मेरे रहते ही रहते हैं। एक सुबह 9-10 बजे के लगभग और फिर शाम को 6 से 7 बजे के मध्य, सामान्यतः 7 बजे के आसपास एक वीडियो रहता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। अभी बात कर रहे हैं हम कि 24 जून को क्या हुआ, तो आपको फिर से बता रहा हूँ, यद्यपि वीडियो डाल चुका हूँ कि 24 जून को जस्टिस कोतवाल साहब के साथ जस्टिस चौहान जी भी बैठे थे। चौहान जी ने जैसे ही ये हियरिंग आरंभ हुई, 11 बजे का समय था लगभग, तो उन्होंने ये अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि मैं इस केस से अपने आप को हटा रहा हूँ क्योंकि दिशा सालियान जिस मल्टी में रहती थी उसी मल्टी में मेरा भी फ्लैट था, है और था, दोनों बातें। इस कारण से मेरा इस केस में मैं हियरिंग मेरे द्वारा सुनवाई न्यायोचित नहीं है। मैं अपने आप को इस केस से विड्रॉ कर रहा हूँ। परिणाम क्या कि विड्रॉ करते ही वो जो क्योंकि डबल बेंच पे सुना ही जाना है, तो फिर नए किसी जस्टिस के साथ में कोतवाल साहब को मिलाते हुए ये नई बेंच बनेगी, मेरी जानकारी के हिसाब से बन गई। इस पर एक अलग वीडियो बात करेंगे। तो पहले तो ये कि 24 जून को केवल ये हुआ कि जस्टिस चौहान जी डबल बेंच से अपने आप को उन्होंने विड्रॉ किया और नई बेंच बनाने हेतु ये मुख्य न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट मुंबई के पास पुनः हमारा अर्थात दिशा सालियान का केस पहुंचा, फाइल पहुंची। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। साथ ही अब उस दिन उन्होंने ये भी बोला हमारे जो नीलेश जी ओझा कि भाई आप जो हट रहे हैं तो इसका मेंशन कीजिए, आप इन कारणों से हट रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके कारणों का इसमें मेंशन करें और घटना का मेंशन भी करें। तो उन्होंने उसके लिए हाँ की कि मैं ऐसा करूँगा। तो अब वो वैसा करने वाले हैं जिसके तहत वे इसमें लिखेंगे कि मैं इस कारण से इसमें हट रहा हूँ। मैंने कहा था कि एक अच्छा काम हो जाएगा कि वे लिखेंगे कि वहाँ पर उसके या हत्या हुई है, उसने आत्महत्या की है या उसका दुर्घटना हुई है, कुछ तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ये हमारे केस में सपोर्टिव होगा इसको आगे डिस्कशन में, आगे बात को रखने में। जो भी हुआ, अब उन्होंने अगली तारीख जब मिलेगी जो उसमें उसका मेंशन करके आएगा, तब हमको पता चलेगा आखिर वो क्या मेंशन करते हैं। अब मेरी जानकारी के हिसाब से नया नए न्यायमूर्ति उसमें एक महिला को रखा जाना था, क्योंकि किसी महिला को ही रखा जाए, ये अपनी ओर से भी एक हल्का सा आग्रह था। और ये केस चूँकि महिला से संबंधित ही है तो एक किसी महिला को रख दिया गया है, ये मेरी जानकारी में आया है। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा। एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि मैं जो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर के एसआईटी का गठन पहले हुआ, उसके बाद में एसआईटी की आरंभिक रिपोर्ट आने के बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई और अरेस्टिंग हुआ। क्या दिशा सालियान के केस में भी एसआईटी का गठन तो हो चुका है, वो तो एकनाथ शिंदे जी के समय पर ही हो गया था। तो उसकी रिपोर्ट यदि सबमिट होती है, भले ही वो कोर्ट में ही क्यों ना हो, तो रिपोर्ट सबमिट होते ही या जिस तरीके से वहाँ तो जो रिपोर्ट का सरगना था डिपार्टमेंट में दी और उसके बाद आदेश हुआ कि एफआईआर दर्ज करें। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करो, तो यहाँ पर तो फिर कोर्ट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी का गठन कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है, सरकार के द्वारा भी। तो फिर ये क्या एसआईटी की आरंभिक रिपोर्ट आने के बाद दिशा सालियान के हत्यारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि ऐसा तो हो चुका है। राम मंदिर वाले इस प्रकरण में
चढ़ावा चोरी वाले प्रकरण में ये हो चुका है। एसआईटी का गठन पहले, एफआईआर बाद में। तो दिशा सलियान के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ एक लाइन और खुलेगी और अपने वकीलों को भी ये बात अब मुखरता से रखनी चाहिए। तो एक दो चीज़ें बहुत साफ करनी थी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो प्रक्रिया अपनाई गई वही दिशा सलियान केस में अपनाई जाए, ताकि न्याय शीघ्र प्राप्त हो और जो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं बेखौफ 6 साल से लगभग, वे सलाखों के पीछे जाए या रस्सियां उनके गले में बंद करके और वो कार्य हो जो हमारे कानून में कहा गया उनके लिए। भारत माता की जय।